ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने इस खास पेशकश बेनकाब में। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी जालसाजी हो रही है, जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है, उसको परत दर परत आपके सामने हम रखते जाएं। अब तक हम खुलासा कर चुके हैं खिलाड़ियों की उम्र में किस तरीके से हेरफेर किया जाता है, अपने फायदे के लिए कैसे हर एक पद पर अपने मनचाहितों को बैठाया जाता है, कैसे जालसाजी की जाती है। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जमीन में किस तरीके से घोटाला किया जाता है बीआई के अंदर। ये कौन कौन वो लोग हैं जो इसके पीछे छिपे हुए हैं, हर एक चेहरे को बेनकाब हम करेंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी की जिसने बेईमानी में महारत हासिल की है। बात करेंगे यूपी के एक और गायत्री की जो कानून को ठेंगा दिखाकर अब तक बचता आ रहा। नाम है अखिलेश दास गुप्ता, जो सालों से बैडमिंटन को लूटता रहा, जो सालों से बैंक में जालसाजी करता रहा और जो अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर कानून से बचता रहा, जो राष्ट्रपति के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करने से नहीं चुका। आज हम उस बैंक के कर्मचारियों की जुबानी सारी हकीकत भी बताएंगे कि कैसे अखिलेश दास गुप्ता के इंडियन मर्केंटाइल बैंक में फर्जी दस्तखत के जरिए निकाले जाते थे पैसे और कैसे दूसरों के खातों से किया जाता था खेल। वो है खेल का खलनायक। वो खिलाड़ियों की जिंदगी से करता है खिलवाड़, जिसने बैडमिंटन को बना रखा है बेईमानी का डाक। वो है मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड। वो करता है दूसरों की जमा पूंजी से जालसाजी, दूसरों की जमीन को समझता है अपनी जागीर। उस काले कुबेर की कब होगी गिरफ्तारी? जी हां, हम बात कर रहे हैं राजनीति में ऊंचा रसूख रखने वाले काली कमाई के कुबेर अखिलेश दास गुप्ता की, जिसके गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। अखिलेश ने बैडमिंटन को बर्बाद किया, सालों से लूट का अड्डा बनाया, एसोसिएशन के पैसों से खुद और अपने प्यादों को ऐश कराया, सालों से खेल प्राधिकरण को खोखला करता रहा। बैडमिंटन के बाद अखिलेश दास ने जमीन की जालसाजी कर सरकार और किसानों को लूटकर बेईमानी की इमारत बनाई। इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक खोलकर हजारों लोगों की जमा पूंजी को अपनी जागीर समझता रहा। इस बैंक से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और अब भी ये गोरखधंधा बदस्तूर जारी है। इस बैंक की नींव ही मनी लॉन्ड्रिंग की इबारत से लिखी गई। इस बैंक में ज्यादातर वो लोग थे जो अखिलेश दास के गुलाम थे। वो वही करते थे जो अखिलेश दास उनसे करवाता है। जो अखिलेश दास के फरमान को नहीं मानता, उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और उस पर बैंक में गबन करने का झूठा आरोप मढ़ दिया जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं मर्केंटाइल बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की जुबानी अखिलेश दास के काले कारनामों की कहानी। मेरे साथ मैम यही सब हुआ है। इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की नींव ही मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार पर रखी गई है और वहाँ का जो है मैनेजमेंट वो भी बहुत ही भ्रष्ट टाइप का है। जो बैंक भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हो, वो बैंक कैसे लोगों के पैसों को सुरक्षित रख सकता है? दूसरों के खातों से खेलने वाला अखिलेश दास गुप्ता ऐसे लोगों को नौकरी पर रखता था जो गैर कानूनी कामों में महारत हासिल रखते हो, जो दूसरों के खातों से नकली हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए निकालने में माहिर हों। आइए सुनिए कौन है वो जो मर्केंटाइल बैंक में नकली दस्तखत करने में महारत रखता है। जो ये फर्जी पैसे निकाले जाते हैं, ये मिस्टर जेके अग्रवाल के रूम में बैठकर मिस्टर संदीप जैन है, वो इस अकाउंट को ऑपरेट करते थे, वो निकालते थे। और वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं उनके पास। मिस्टर एसके श्रीवास्तव हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, आर.एन. सक्सेना हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है। किसी का भी साइन करना है, किसी के भी लेटर लिखना, कुछ भी करना हो, ये सब काम उन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। इन लोगों की वजह से हम 6 लोगों को, बेगुनाह लोगों को पैसे भी लिए गए, नौकरी से भी निकाला गया। आपने सुना कि कैसे दूसरों के दस्तखत कर बैंक के अधिकारी दूसरों को फंसाने का काम करते थे। ये सब अखिलेश दास के इशारे पर ही होता था। अब आपको बताते हैं कि कैसे मर्केंटाइल बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है, कैसे दूसरे के नाम से बनता है फर्जी वीजी, कैसे होता है देश के राष्ट्रपति के नाम पर फर्जीवाड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग का काम इनमें फर्जी बीजी, नोएडा ब्रांच में मैंने काम किया, वहाँ फर्जी बीजी बनती हैं। यहाँ तक कि मैम वहाँ राष्ट्रपति के नाम से बीजी बनी हुई है, राष्ट्रपति को पता भी नहीं है कि राष्ट्रपति के नाम से एक फर्जी बीजी बनी हुई है। जिस बैंक में राष्ट्रपति के नाम पर धोखेबाजी हो, जिस बैंक में फर्जी खाते बनाए जाते हों, जिस बैंक में आरबीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हों, उस बैंक में लोगों की जमा पूंजी आखिर कैसे सुरक्षित रह सकती है? जिन बेईमानों को आरबीआई ने हटाने को कहा था,
वो अब भी इंडियन मर्केंटाइल बैंक में कैसे बने हुए हैं और वो क्यों है अखिलेश दास गुप्ता के लिए खास। तो वहाँ का जो मैनेजर है आर एन सक्सेना, उसको आरबीआई ने हटाने के लिए बोला था। इन्होंने उसको, फिर उसकी एज ओवर हो चुकी है, उसके बाद भी वो नौकर है यहाँ का, क्योंकि उसके ऊपर बड़े अधिकारियों का हाथ है। ये वही कर्मचारी हैं जो अखिलेश दास के लिए तब तक काम करते रहे जब तक उसके गुनाह को दबाते रहे। अरबों की हेराफेरी करने वाले अखिलेश दास के पापों का घड़ा अब भर चुका है, लेकिन अफसोस वो अब भी आजाद घूम रहा है। सीबीआई से लेकर आरबीआई में अखिलेश दास गुप्ता के खिलाफ शिकायतों का अंबार है, लेकिन बावजूद इसके रसूख के चलते जांच एजेंसियों का जोर उस पर नहीं चल पाता। जिस पर 10,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हो, वो मास्टरमाइंड अखिलेश दास गुप्ता कब तक कानून को अपने हाथों की कठपुतली समझता रहेगा? कब तक हजारों लोगों को रुलाने वाला अखिलेश दास गुप्ता कानून से बचता रहेगा? एपीएन अखिलेश दास गुप्ता के गुनाहों से पर्दा तब तक उठाता रहेगा जब तक उसके गुनाहों की सजा उसे नहीं मिल जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो आज हम बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी की जिसने बेईमानी में महारत हासिल की है और किस तरह से आंखों में धूल झोंकने का काम पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है और आज भी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंडियन मर्केंटाइल बैंक के नाम पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जाता था, कैसे महामहिम राष्ट्रपति के नाम का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया जाता था, इस पर हम जरूर बातचीत करेंगे। हमारे साथ के श्रीवास्तव हैं, ब्रजेश मिश्रा जी हैं, अनामिका श्रीवास्तव हैं, साथ ही बजरंग बहादुर यादव हैं। आप इंडियन मर्केंटाइल बैंक से ताल्लुक रखते हैं। अनामिका जी, मैं आपके पास ही सबसे पहले आता हूं। किस तरीके से ये पूरा खेल वहां पर खेला जाता था कि अखिलेश दास गुप्ता क्या कुछ कहने को करता था, और अगर अखिलेश दास गुप्ता की बात नहीं मानी जाती थी तो क्या होता था कर्मचारियों के साथ? सर देखिए, हमारा जो केस है उसमें हम अखिलेश दास जी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ये काम मिस्टर जेके अग्रवाल की वजह से, हमारे पर जो इल्जाम लगाया गया मिस्टर जेके अग्रवाल की वजह से लगाया गया है। इन्होंने हम लोगों को 1 लाख के एक फर्जी मतलब अमाउंट निकल गया, उससे हम लोगों को फंसाया गया है और 6 लोगों को निकाला गया। 2 अकाउंट थे जिसमें से 1-1 लाख रुपए निकले और जिसपे हम लोगों ने तो अपना काम किया, लेकिन इन्होंने ये कह के उसको हमें निकाल दिया कि आप लोगों ने इसमें गबन किया है, जबकि हमने कोई गबन नहीं किया। हम किसी भी तरह से इनके एक भी पैसे के गुनहगार नहीं है और हम ये कह के थक गए। आपको ये कैसे पता चला, आपको ये इस बात की जानकारी कब हुई कि बैंक के नाम पर यहाँ पर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जाती है? जैसा आपने नाम लिया जेके अग्रवाल का, संदीप जैन कौन है? ये संदीप जैन यहाँ के सीए हैं और जेके अग्रवाल के रिश्तेदार हैं और मिस्टर जेके अग्रवाल यहाँ सीनियर मैनेजर थे, जिन्हें आरबीआई ने 2014 में एक रिपोर्ट बनाई और 64 करोड़ रुपए का जो इन्होंने गबन किया है वो उसको क्या इंटर ब्रांच ये नोएडा से और लखनऊ इंटर ब्रांच से डिफरेंस दिखाया गया है 64 करोड़ रुपए का। उसमें इन्होंने 11 करोड़ रुपए विराज कंस्ट्रक्शन को भी दिए हैं। ठीक है, तो उसपे जो ये हमारा ये पूरा जो केस है वो हम लोगों को 1 लाख के लिए सजा दे दी गई कि हम लोग निकाल दिए जाएं और हमारा पैसा भी काट लिया गया। इस पूरे मामले में कौन कौन इंक्लूड था? भी काटी गई। अनामिका जी, ये जो पूरा मामला हुआ, आपने कहा कि आप लोगों को गबन के आरोप में फंसाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया, इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था? जी सर, वो मिस्टर जेके अग्रवाल का फंसने का डर था इनको, तो मिस्टर जेके अग्रवाल ने मिस्टर विनय भूटानी और कैलाश पांडे और हमारे जो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं, जो बहुत ही साफ सुथरी छवि के बनते हैं लेकिन है नहीं, उन्होंने हम लोगों को फंसाया। हम वाइस चेयरमैन के पास गए, मिस्टर सलमान बेग के पास, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको जानते ही नहीं, आप लोग कौन है। जो आदमी ये नहीं जानता कि हम लोग कौन है तो वो हमें कैसे मुजरिम करार दे सकता है? ब्रजेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आता हूँ। और ये आप इस बैंक के पूर्व सीनियर अधिकारी रहे हैं, क्या कुछ इस बैंक की आड़ में होता था? हम जरूर चाहेंगे कि आप वो तमाम बातें रखें दर्शकों के सामने और साथ ही शासन प्रशासन के सामने भी कि किस तरह से बैंक की आड़ में ये फर्जीवाड़ा होता था। सर, जैसे भी अनामिका मैडम ने कहा है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पे पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था और हमारे त्रिपाठी जी ने जो अभी बयान दिया है कि इस बैंक की जो नींव रखी गई है वो पूरे भ्रष्ट तरीके से रखी गई है। तो सर इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कुछ भी चीजें सही हैं।
इसमें जो भी चीजें हैं टोटल पूरी हर तरीके से टोटल भ्रष्ट काम होता रहा है और अभी भी हो रहा है। ब्रजेश जी, फर्जी लाइन से दस्तखत- बताइए कि जी। क्या क्या भ्रष्ट काम होते थे, क्या क्या गलत चीजें होती थी और कौन कौन करता था, कैसे कैसे करता था? सर हमारे जो भी काम होते थे हमारे सीनियर के द्वारा होते थे। जी। हम लोग को अगर नहीं उस काम को करते थे तो हम लोग को धमकी दी जाती क्या थी काम होते थे ऐसे? कि आपको आप क्या लोग को कहा जाता नौकरी था, से सर? निकाल जैसे सर वाउचर्स वगैरह जो बनाए वहां जाते थे और चूंकि हम लोग को पावर भी नहीं है बनाने की ना ही कुछ करने की, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को ये काम दिया जाता था कि आप लोग ये करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी धमकियां दी जाती नहीं थी। बिल्कुल ब्रिजेश जी, आप लोगों ने जिस तरह से खुले मन से अपनी बात रखी है कि जब आप लोगों पर अनैतिक काम करने का दबाव बनाया गया और आप लोगों ने जब आवाज बुलंद करने की कोशिश की, जी सर। तब आप लोगों को धमकाने की कोशिश की जाती है और शायद बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। आप एपीएन के मंच पर बिल्कुल खुले जी सर। मन से अपनी सारी बातें रख सकते हैं। हम इस खेल के सारे खिलाड़ियों के नाम शासन प्रशासन के सामने लाना चाहते हैं ताकि जिन गुनहगारों की जो असल जगह है उन्हें वहां तक पहुंचाया जा सके। ये जो फर्जी बीजी का खेल हुआ करता था, ये कौन करने को कहता था? जी जी सर मैं तो कुछ ही महीनों में लोन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, जी जी क्योंकि हमारे सीनियर मिस्टर पी के तलवार जी थे जिनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो हमको मिस्टर संजीव जलोटा जी और कमला मैम के साथ में मुझे एक पीओ के रूप में रखा गया कि आप इनके साथ आप इनका काम करेंगे। तो सर मुझे उतना बीजी में उतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है जो ब्रजेश जी, वापस राष्ट्रपति मैं के लौटूंगा नाम से आपके पास। और भी कई ब्रजेश जी वापस मैं लौटूंगा। अनामिका श्रीवास्तव, सीबीआई ने एक खाते को बंद कराने के लिए कहा था, सीज करने के लिए कहा था, उस खाते में आप भी काम करती थी, क्या चीजें हुई थी उस खाते में, आखिरकार क्यों बंद करने के लिए कहा गया था? सर एक्चुअली ये पूर्व पार्टी बसपा के 2 सदस्य हैं, उनका अकाउंट था। क्या नाम थे उनके? करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। किस नाम से अकाउंट था? इनका नाम दिनेश कुमार नाम लिखा हुआ है, संध्या सिंह नाम लिखा हुआ है। जी जी जी। और इनके एक्चुअली 2 अकाउंट थे, एक करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, जो 2012 में इनसे कहा गया था सीबीआई के थ्रू कि इसे आप सीज कर दीजिए, मत बंद कर दीजिए। इन्होंने नहीं किया उसको। नहीं, वजह क्या थी? सीबीआई ने क्यों कहा था? काम अनामिका जी, सीबीआई ने क्यों कहा था कि इन खातों को सीज किया जाए? वजह क्या थी? सर एक्चुअली मेन वजह तो वहाँ के मिस्टर जेके अग्रवाल ही बता सकते हैं कि इसमें आखिर फ्रीज करने के लिए क्यों कहा गया। और मिस्टर जेके अग्रवाल खुद ना फंसे, इसलिए उन्होंने हम लोगों को फंसा दिया। अनामिका, इन खातों को सीज नहीं किया गया क्योंकि था? हमारी नहीं सर, ये अकाउंट सीज नहीं थे। और अगर ये कहें कि इनका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, तो इनको सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद अनामिका श्रीवास्तव, जेके करनी अग्रवाल के चाहिए थी। सामने आपने कहा था, एक लाइन आपने यूज की थी कि पूरी गड्डी उड़ गई, तो वो गड्डी क्या थी, कैसी गड्डी उड़ गई, क्या हुआ उसका? सर एक्चुअली क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं, इन लोगों ने जितने भी फर्जी वाड़े किए, ये अपने छोटे छोटे एम्प्लॉयज को इल्जाम देते हैं और उन्हें निकालने की धमकी देते हैं। और इनके मिस्टर जेके अग्रवाल के लिए आरबीआई ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें इनको बाहर निकालने के लिए कहा है। 64 करोड़ का इन्होंने गबन किया है, जिसमें लास्ट की मैं लाइन है वो मैं बोल दे रही हूँ। द कंटिन्यूशन ऑफ मिस्टर जेके अग्रवाल इन द बैंक इन एनी कैपेसिटी कुड प्रूव हाईली डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक एंड इट्स डिपॉजिटर। ठीक है, जेके अग्रवाल का, लेकिन इनको मतलब अभी भी रखा गया है। जी ठीक है, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, इनको निकालने के लिए बोला गया, उसके बाद भी ठीक है। निकाला नहीं इस गया। पर प्रिंस लेनिन साहब, मैं एक प्रतिक्रिया इस पर आपकी जरूर लूंगा। जैसा अभी अनामिका श्रीवास्तव ने बताया कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उसकी तो धज्जियां खूब उड़ाई जाती रही इस मर्केंटाइल बैंक के नाम पर, और जिन खातों को सीज करने को कहा गया उसको लेकर भी खूब खेल करने की कोशिश की गई। और जैसा अभी अनामिका जी ने बताया कि वहां पर मनमर्जी खूब की जाती है और कोई भी अगर जरा सी भी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है तो वही हश्र होता है जो अनामिका जी के साथ हुआ, ब्रजेश मिश्रा जी के साथ हुआ, बजरंग बहादुर यादव के साथ हुआ। कानूनन क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है कि अगर आरबीआई की तरफ से कहा जाता है कि इस पद पर जो शख्स बैठा हुआ है उसको हटा दिया जाए, उसके बावजूद वो उस पद पर बना रहता है, इस पर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक अब गंभीर से गंभीर आरोप सामने आते जा रहे हैं, अभी तक जो खिलाड़ियों की बात थी, अब इनके बैंक की बात है, और जिस तरह से बैंक के कर्मचारी पूरी चीज को बेनकाब कर रहे हैं, सब सामने रखते जा रहे हैं
कि जिस तरह से ये आरबीआई के गाइडलाइंस का वॉलेशन कर रहे हैं, इनका तो बैंकिंग लाइसेंस सबसे पहले निरस्त होना चाहिए और इनके जो बैंक है उसका एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आरबीआई की मॉनिटरिंग में होना चाहिए कि किस तरह से और कौन कौन से जो गाइडलाइंस है उसका वायलेट करते हुए इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली को अंजाम दिया है। हो सकता है कि इधर एक नोटबंदी जैसा जो महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था उसको भी कहीं ना कहीं से इन्होंने उसका इस्तेमाल गलत रूप में किया हो, बहुत से फर्जी अकाउंटों में पैसे डाल करके और इस तरह से नोटों को बदला हो। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा है। इस तरह की शिकायतें भी हैं कि नोटबंदी के दौरान जहां आम आदमी परेशान घूम रहा था उस दौरान भी इस मर्केंटाइल बैंक की आड़ में पैसों को व्यवस्थित करने की खूब कोशिश की गई है। के श्रीवास्तव जी आप पूर्व ब्रांच मैनेजर भी हैं इंडियन मर्केंटाइल बैंक के। के श्रीवास्तव जी, किस तरीके से ये सारे खेल होते रहे, किस तरह से सारी गाइडलाइंस को धता बताने की कोशिश की गई और किस तरह से लाखों करोड़ों के वारे न्यारे किए गए? मैं यहाँ पे 1990 से एज ए अकाउंटेंट के रूप में मैंने ज्वाइन करी थी जी। और उसके बाद है जो मुझको एक केस था शकील अहमद जी जी, उसमें है जो गमन के उसमें हटा दिया गया, 3 लोगों को हटाया गया जी। में से पेनाल्टी ली गई 3 लाख रुपए की पेनाल्टी। ये चार्ज लगाया गया आपने 1 लाख की चेक पास करी है। अरे भाई जिसके खाते में पैसा है चेक नहीं पास करी जाएगी। तो इस चक्कर में मुझको वहां से हटा दिया गया जी। और साथ में आपके प्रवीण अस्थाना जी को हटाया गया, मुझको हटाया गया और 6 लोग और हटाए गए। किसी से पेनाल्टी ली गई, किसी से नहीं ली गई। मैंने है जो चेयरमैन जो इस समय है उनसे मुलाकात करी जी। कहने लगे आप है जो, मैं तो आया नहीं था, बोर्ड की मीटिंग जो हुई वो देखने से पता चला है, मैंने न साइन किया है, आप है जो फाउंडर चेयरमैन से मुलाकात करें। जी जी। मैं मुलाकात करने गया, उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बैंक में कुछ हूं नहीं, आप है जो वहां जाइए चेयरमैन साहब से बात करिए। तो मैं जो इतना फुटबॉल की तरह इधर से उधर नाचता रहा। ये आवाज है जो मैं एपीएन न्यूज के माध्यम से देना चाहता हूँ। ठीक है। और एक पैसे का गुनाहगार नहीं हूँ जी। और शोकान नोटिस भी मुझको नहीं दी गई। भाई आपसे दबाव बनाया जाता था। पहले है जो शोकान नोटिस देनी चाहिए थी। के श्रीवास्तव इससे जी, पहले आप पर इस तरह का दबाव बनाया जाता था क्या कि फर्जी तरीके से एक खाते से पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर करना है, फर्जी हस्ताक्षर, इस तरह की चीजें होती थी क्या आपके सामने? अरे सर, मैं है जो गया अपने जो पूर्व सीईओ थे उनसे बताया जी, कहने वो काम देखना मेरा है, आप लोग करिए। बिल्कुल। बजरंग बहादुर यादव, जब नोटबंदी हुई थी तो उस दौरान की खबरें हैं कि कुछ घालमेल हुआ था वहां पर, आपकी नजर पड़ी किसी चीज पर, क्या होता था वहां पर? सर नोटबंदी में फर्जी आईडी लगा के टोटल नोटबंदी में टोटल नोट बदली गई हैं। स्टाफ का अभी हमारे लोग का थोड़ा मोड़ा काम होता था 2-4 हजार का, तो तुम्हारे लोग का नहीं होगा, एक बार होगा बस हफ्ते में। और फर्जी आईडी लगा के टोटल एक ही आदमी का साइन है। कौन करता था वो साइन? कौन करता था और आईडी कौन लगाता था? सर आईडी बाहर से आती थी बीबीडी का, जैसे इनके स्टाफ का कोई का हो इकट्ठा 100-200 आईडी इकट्ठा आ जाती थी और मैनेजर वहां पे करते थे। सर नहीं, नोटबंदी के दौरान बजरंग बहादुर जी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर खूब फर्जीवाड़ा होता था, आप लोगों पर दबाव बनाया जाता था कि आप लोग अपनी आईडी का इस्तेमाल कीजिए और सेटलमेंट उनके पैसों का कीजिए। तकरीबन कितनी आईडी इस तरह की बनाई गई होंगी, कितना पैसों का एडजस्टमेंट हुआ होगा, इस बारे में कुछ है क्या जानकारी? सर आईडी लगभग 2-3 हजार आईडी इकट्ठा आई हैं। और तकरीबन कितना पैसा एडजस्ट किया गया उसमें? सर अब ये बता नहीं सकते, हम लोग तो छोटे कर्मचारी थे, हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। राकेश तपलियाल जी, ये सारी जो चीजें हैं सब सामने हैं, कुछ भी छिपा नहीं है कि किस तरह से एक बैंक की आड़ में न सिर्फ आरबीआई की गाइडलाइंस को धता बताया जाता था, बल्कि आरबीआई की तरफ से अगर निर्देशित किया जाता था कि फला अधिकारी को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उसे हटाया जाए, उसके बावजूद उस पद पर बना रहता है। आरबीआई क्या सिर्फ आदेश देने के बाद भूल जाता है कि हमारे आदेशों पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये खेल चलता रहे इस तरह? नहीं, बिल्कुल जरूरत इसी बात की है कि जो आपने निर्देश दिए उस पर नज़र रखी जाए, उस पर सवाल खड़े किए जाएं कि भाई इस पर कार्रवाई की गई या नहीं की गई।
तो क्योंकि ये होता है जब एक नेक्सस होता है, कोई आदमी पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ होता है, तो वो उसका फायदा यहीं पे उठाया जाता है इन चीजों का कि आरबीआई ने अपना काम कर दिया कि भाई अपना नोटिस जारी कर दिया, उस पे एक्शन हुआ नहीं हुआ, इस देखने के लिए ये सब जो ऊपर का पॉलिटिकल नेक्सस होता है उसका यूज होता है कि भाई ठीक है आपने अपना काम कर दिया, चीजों को यहाँ दबा दिया जाएगा, अपना देखेंगे। इसमें सर सिर्फ पॉलिटिकल नेक्सस होता है कि ब्यूरोक्रेसी का भी नेक्सस बीच में रहता है? देखिए इसमें सारी चीजें काम आती हैं और इसीलिए आप देखिए कि अखिलेश दास मिश्रा जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अखिलेश दास गुप्ता की, वो क्या है, एजुकेशनिस्ट लिखते हैं अपने आप को, बिजनेसमैन भी लिखते हैं, ठीक है, खिलाड़ी भी लिख देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख देते हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, साथ में बिल्डर भी हैं, बिल्डर भी हैं। तो क्या वो हर तरह के काम है। जब एक आदमी ऐसे नेक्सस में जाता है तो वो हर चीज की तरफ कदम बढ़ाता है। गलत काम करने वाला आदमी खाली पहुंच का इस्तेमाल करके, अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके एक ही व्यक्ति ने पूरा जाल रचा हुआ है जिसमें सारे प्रपंच हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक यानी कुल मिलाकर पूरे खेल का एक खिलाड़ी है जो कानून को धता बताकर आज तक न सिर्फ बचता रहा है बल्कि करोड़ों अरबों का फर्जी वाला भी वो करता रहा है। प्रिंस लेनी साहब, जैसा कि इस पूरे मामले में एक तथ्य ये सामने आया कि आरबीआई की तरफ से भी ये स्वीकार किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है इस बैंक की आड़ में। सर अब तक तो ताला पड़ जाना चाहिए था। तो टाइम तो मिले। क्या कहा आनंद जी, एक बार फिर से रिपीट। प्रिंस लेनिन साहब, मेरा सवाल यह है कि जब आरबीआई खुद इस बात को स्वीकार करता है कि एक बैंक के नाम पर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आरबीआई जब इस बात को खुद मान रहा है तो सर अब तक तो तालाबंदी हो जानी चाहिए थी। ये बैंक अब भी धड़ल्ले से चल रही है, अब भी फर्जीवाड़े उसी तरह से हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अक्षय जी। जिस तरह से इनके इस बैंक में इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और अभी जो आपको एक एम्प्लॉय ने बताया कि किस तरह से 2-3 हजार फर्जी आईडीज पे डिमोनेटाइजेशन के दौरान नोट बदले गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर आरोप लग रहा है और ये इसकी तो एक विस्तृत जांच इसकी भी होनी चाहिए। मतलब अब तो लग रहा है सीबीआई को सारे काम छोड़ करके इनके सारे खेल संघ की इनकी जांच करनी चाहिए, इनकी जमीनों के में जांच करनी चाहिए, इनकी जो बैंक है उसकी जांच करनी चाहिए। तो सीबीआई को तो एक स्पेशल यूनिट इनके लिए बनानी जानी चाहिए जिसमें खाली अखिलेश दास से ही जुड़े मामलों को देखा जाए, क्योंकि इतने एक के बाद एक इतने मामले सामने आते जा रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस का आप उल्लंघन कर रहे हैं, केंद्र सरकार की डिमोनेटाइजेशन की नीति को आप कमजोर करने में लगे हुए हैं, आप भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, आप नोट बदल रहे हैं, फेक आईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़कियों का यौन शोषण कर रहे हैं, आपकी नाक के नीचे सारे गलत काम हो रहे हैं। सर बड़ी हैरानी की बात यह है कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, राष्ट्रपति जी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और ऐसा शख्स जो लाखों करोड़ों का चूना लगा रहा है, चपत लगा रहा है, आम लोगों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो अब भी खुलेआम घूम रहा है। लाखों की बात नहीं अक्षय, यहाँ पे करोड़ों अरबों की बात आती है। अनामिका श्रीवास्तव, आपके पास मैं आऊंगा कि जो बातें कहेंगी कि 2,500 से 3,000 2-3 हजार आईडीज वहां पर लगाएगी, एक ही व्यक्ति की सिग्नेचर उस पे थे, बजरंग बहादुर ने ये चीज कही है। कौन वो आदमी था जिसके सिग्नेचर थे? क्या श्रीवास्तव जिनको क्या आपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बताया है, क्या वो शख्स थे जो कि हर आईडी पे साइन करते थे? सर देखिए उस वक्त तो हम लोगों को इन लोगों ने निकाल दिया था और इसलिए हम पूरी तरह से बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वो है और उनके पास एक और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे, उन्हें अभी इन्होंने रिटायर किया हुआ है जस्ट 2 महीने पहले, तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने साइन किए हो। चलिए ठीक है अनामिका जी, इस बात का आप जवाब दीजिए कि जब आप लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही थी, आपने शायद धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी और पुलिस का रवैया भी शायद उस वक्त आप लोगों के साथ ठीक नहीं था, क्या कुछ हुआ था, किसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था? पुलिस जो आप लोगों को धरना न देने की चेतावनी दे रही थी, क्या कुछ कहा गया था, ये आप विस्तार से बताएं। क्या आपको लगता है किसी और ने दबाव भी बनाया था आपके ऊपर कि भाई केस वापस ले लीजिए, या फिर पुलिस के द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, उसके पीछे कोई और शख्स रहा हो? सर एक्चुअली हम लोगों ने धरना देने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली थी, डीएम से परमिशन ले लिया था जी, और एसओ पूर्वी से भी हमने परमिशन ले ली थी, लेकिन जो क्षेत्रीय कोतवाली है हुसैनगंज, वहाँ पे हमें वहाँ के एसओ बोल रहे हैं कि अगर आप धरना देंगे तो 151 के तहत आप कुल 15 दिन के लिए आपको अंदर कर दिया जाएगा। एसओ का नाम बता पाएंगे? लोगों पे गंभीर इल्जाम लगाए जाएंगे। क्या नाम था एसओ का? परमिशन ली जाएगी इस चीज की। जी अनामिका श्रीवास्तव, एसओ का नाम मैं नहीं बता सकती, पांडे जी थे, लेकिन कोई पांडे थे। जी जी ठीक है, हुसैनगंज में। जी हाँ अनामिका अपनी बात पूरी कीजिए। और सर हमें ये भी पता चला है कि हमारे मतलब हम जब थाने पे गए
तो उसके बाद ये लोग बैंक भी गए थे। ऐसो हमारे यहाँ बैंक गए, उनसे कह के आए हैं बैंक में कि अगर ये लोग धरना देने आए तो आप लोग जो मर्जी है वो करिएगा, बाद में मैंने 15 दिन के लिए 151 धारा लगाकर अंदर कर देंगे। और हमने सुना है कि विकास मंच है एक इनकी संस्था कोई, वहाँ से 6-7 औरतें आई थी ताकि वो पुरुषों पर इल्जाम लगा सके, कपड़े अपने फाड़ कर कुछ व्यवस्था की थी इन्होंने ताकि पुरुषों पर इल्जाम लगा सके, उन्हें अंदर करने का एक बहाना चाहिए। ये सब किसके इशारे पर था, 25-30 अनामिका? आदमी बुलाए गए थे। ये सब किसके इशारे पर था? सर ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन विकास मंच जो जिस जगह से लोग आए थे वहाँ पे आप पता करिए। बजरंग बहादुर यादव, क्या इस बारे में कोई अंदाजा आपको है कि किसके इशारे पर ये सारी चीजें हुई होंगी? सर ये बैंक मैनेजर के इशारे पे होगा जी। नहीं तो बैंक मैनेजर किसके इशारे पर? बजरंग जी, अगर ये सब कुछ बैंक मैनेजर के इशारे पर था तो बैंक मैनेजर पर भी दबाव होगा ना, कि बैंक का जो करता धरता है उसकी तरफ से इशारा होगा ना सर? जी सर, ऊपर से दबाव होगा सर। ठीक है, प्रिंस लेनिन साहब, इनके ऊपर से दबाव होगा। प्रिंस लेनिन साहब, हम समझ सकते हैं कि किस तरह का दबाव होता है। जैसा अनामिका श्रीवास्तव भी बता रही हैं कि जब वो आवाज बुलंद करने की कोशिश करती हैं तो नौबत यहां तक आती है कि जिस पुलिस को उनकी सिक्योरिटी करनी चाहिए वो पुलिस उन पर दबाव बनाने की कोशिश करती है ना। ये बजरंग जी, इनकी भी व्यथा हम समझ सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं इनके जहन में भी अभी भी डर है, ये सारी बातें खुलकर रख नहीं पा रहे कि आखिर इससे पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन सर खुला हुआ है, अगर बीएआई का चेयरमैन है उसके इशारे पर काम हो रहा है, जिसके नाम जिसने ये बैंक खोली है, बैंक की आड़ में फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो सर उसके बगैर इशारे के ये सब हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और जिस तरह से कार्रवाई की जो बात अभी सामने आई कि प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं इन लोगों को दबाया गया और इनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई, तो मैं आपका एक और बिंदु पे ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि इनकी जो ये बीबीडी एकेडमी है, ये एलडीए के द्वारा इनको खेल के उद्देश्य से खेल को प्रमोट करने के लिए कम दामों पर दी गई एक बहुत बड़ी संपत्ति है। उसका ये उपयोग आप देखिए कि आए दिन उसको बारात घर बना करके शादी ब्याह कराने में करते हैं और लोगों से लाखों रुपए उसकी बुकिंग के नाम पे लिए जाते हैं। और वहीं दूसरी हाथ बड़े अधिकारियों को उनकी बुकिंग्स बहुत ही कम दामों में या कहिए फ्री में दे दी जाती है। तो एक तरह ये बात से वाजिब है साहब आपकी, क्योंकि ये रिपोर्ट हम लगातार दिखा चुके हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाई है। जी अच्छा जी। तो फिर ऐसे आम जनता की आवाज को तो दबाया ही जाएगा कि अगर आम जनता कुछ प्रशासन के समक्ष अपनी बात लेके जाएगी तो वो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी जो अखिलेश दास के रहमो करम पे अपना फायदा उठा रहे हैं या उनको कुछ फलीभूत किया जा रहा है, तो वो उनके खिलाफ जांच की आंच कहां जाएगी? अनामिका श्रीवास्तव, आरएन सक्सेना का जिक्र आपने बीच में किया था, जिनकी ओवर एज हो चुकी थी, आरबीआई ने हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हटे। क्या कारण रहा इसके पीछे? आरबीआई के निर्देश के बावजूद अगर कोई अधिकारी नहीं हटता तो क्या कारण नजर आता है? क्या कुछ वहां पर भी कुछ किसी के साथ मिलीभगत की गई थी? सर जिस तरह से इस बैंक के ऊपर आरोप भी आरबीआई लगाती है और फिर वो इस आरोप को बिल्कुल लेप पोत देती है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आरबीआई भी इनके संग मिली हुई है पूरी तरह से। और आरबीआई से जब आदेश था कि मिस्टर आरएन सक्सेना, मिस्टर जेके अग्रवाल ये ओवर एज हो चुके हैं, इन्हें हटाइए, और मिस्टर जेके अग्रवाल के ऊपर तो उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। उसके बाद भी मिस्टर जेके अग्रवाल के पर्सनल अकाउंट में इनकी सैलरी जाती है, यहाँ से इनके बैंक से जाएगी यस बैंक में, और यस बैंक से जाती है एचडीएफसी में, और जिसका मैं आपको साक्ष्य दे चुकी हूँ। अच्छा, रूट क्यों किया जाता है? सामने रख सकते हैं। अनामिका श्रीवास्तव, ये सैलरी को ऐसे रूट क्यों किया जाता है? सीधा क्यों नहीं भेजा जाता? सर ये लोग वैसे भी काम सारे करेंगे, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के करने की इनकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है के श्रीवास्तव जी, ब्रांच मैनेजर आप रहे हैं, शायद आप इस बात का बेहतर उत्तर दे पाएंगे कि आरएन सक्सेना अपने पद पर कैसे बने हुए हैं और जो तनख्वाह दी जाती है वो रूट करके क्यों दी जाती है? सर ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर का भी राज रहा हमारे वहाँ जी। 10 साल करीब है रहा, बोर्ड भंग था। उसमें उसने जो पूछा 60 साल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया, रिपोर्ट दे जी। रिपोर्ट दिया गया, उनको बताया गया, लेकिन ऊपर से दबाव के कारण कुछ हो नहीं पाता है। वो भी है जो बिक जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूपी कोऑपरेटिव
जी। के थे, वो भी बिके हुए थे। सारा काम है जो चलता यानी है। दीमक हर स्तर पर लगी हुई है, सही बात है। बिल्कुल, ये जो खेल के साथ खिलवाड़ अनंत हो रहा है, और जिस तरह से अभी ब्रिजेश जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो लोग जांच करने के लिए पहुंचते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने अर्दब, जिसको हम लोग दबाव भी कहते हैं, कि दबाव में ले लिया जाता है या फिर पैसों के खेल खेला जाता है और उनको भी अपने साथ मिला लिया जाता है। एक कमेंट यहाँ पर राकेश थपलियाल जी आपसे जरूर चाहूंगा। अब तो उत्तर प्रदेश में नई सरकार बन चुकी है, योगी सरकार भ्रष्टाचार की बात करती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त देश का निर्माण करना है। कहा जाता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कितनी बड़ी चुनौती अब देख पा रहे हैं। क्या योगी सरकार को इस पर गंभीरता दिखानी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल दिखानी चाहिए। और आप जिस तरह से ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं और लोग सामने आके बता रहे हैं उनकी कमियों को, मुझे लगता है कि सरकारी महकमा इस पर पूरा ध्यान देगा और पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि बैडमिंटन के जहां तक मामले की बात है, तो सीबीआई के पास मामला गया कि भाई ये कैसे अधिकारियों के बच्चे जापान चले गए, लेकिन सीबीआई ने वो सारा मामला लेके खेल मंत्रालय को दे दिया कि आप जांच कीजिए। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सीबीआई के पास मामला है तो मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता से पूरी जांच करनी चाहिए। और ये अखिलेश दास गुप्ता के लिए भी अच्छा रहेगा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं एक बार जांच हो जाए। अगर वो गलत होंगे तो उसमें चर्चा लगातार जारी रखेंगे इस बारे में, लेकिन हो जाएंगे। अखिलेश दास गुप्ता के कारनामे इतने हैं कि जिनकी गिनती करना मुश्किल हो चुका है। हर क्षेत्र में अखिलेश दास गुप्ता ने बेईमानी का बीज बोकर फसल उगाई। लखनऊ में तालाब की जमीन पर अपना आशियाना खड़ा कर दिया, अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी की, जमीन का डीपीआर बदलकर तालाब की जमीन पर कब्जा किया और कानून की आंखों में धूल झोंककर वो लगातार बसता रहा। आइए देखते हैं कि अखिलेश दास ने कैसे की जमीन की जालसाजी। जो सरकारी जमीन से करता है जालसाजी, जिसने तालाब की जमीन पर किया अवैध कब्जा, जिसने ग्राम समाज की जमीन पर की साजिश, जिसने डीपीआर बदलकर बना दी बेईमानी की बिल्डिंग, जिसने अफसरों से मिलकर की है अरबों की हेराफेरी, वो जालसाज कब जाएगा जेल? जिसने जड़ से जमीन तक जालसाजी कर अरबों की हेराफेरी की हो, जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बेईमानी की इमारत खड़ी की हो, वो जालसाज अब तक चैन की सांसें कैसे ले रहा है? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक और गायत्री की, यानी अखिलेश दास गुप्ता की, जिसने जड़ से जमीन तक लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश दास ने जहां भी हाथ डाला उसे खोखला बना दिया। अब बात करते हैं लखनऊ के सेमरा गांव की ग्राम समाज की जमीन की, जहां अब अखिलेश दास गुप्ता ने अवैध कब्जा कर विराट कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग खड़ी कर ली है। जहां पर तालाब होने चाहिए थे, अब यहां बेईमानी की बिल्डिंग बन चुकी है। जहां गांव के लोगों के लिए पानी मुहैया कराया जाता, अब यहां अखिलेश दास गुप्ता ने अपना साम्राज्य बना लिया। इस जमीन पर कुछ साल पहले तालाब हुआ करता था, लेकिन अखिलेश दास गुप्ता ने अफसरों के साथ मिलकर डीपीआर में हेराफेरी कर इसे साधारण जमीन बताकर नक्शा पास करा लिया और खड़ी कर दी बेईमानी की इमारत। विराज कंस्ट्रक्शंस की जो कंपनी है, उन्होंने सरकारी जमीन को हड़पने की नीयत से अभिलेखों में हेरफेर करा करके और फर्जी नक्शे तैयार करा करके, जिसमें तालाब की जो जमीन थी गाटा संख्या 215, 216, उसको साधारण भूमि दिखाते हुए उस पर अपना डीपीआर को सैंक्शन कराया था। बाद में जब स्थानीय लोगों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वो अपनी स्तर पे एक जांच करा करके अपनी एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय को पेश करें। आपने सुना कैसे गाटा संख्या 70 और 77 में पहले तालाब हुआ करता था, जिसे अब के गाटा संख्या 215 और 216 में साधारण जमीन बताकर अखिलेश दास गुप्ता ने इमारत खड़ी कर दी। जब अखिलेश दास की बेईमानी का पर्दाफाश हुआ तो ग्रामीणों ने याचिका दाखिल कर अदालत का दरवाजा खटखटाया। तत्कालीन डीएम की अगुवाई में
एक कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की तो पाया कि गाटा संख्या 215 और 216 जिसे साधारण जमीन बताया गया वो पहले गाटा संख्या 70 और 77 था जिसमें तालाब की जमीन दर्शाई गई। इससे साफ होता है कि विराट कंस्ट्रक्शन के कब्जे में जो जमीन है वो सरकारी जमीन है और वहां तालाब था। डीएम की रिपोर्ट के बाद माननीय अदालत ने सरकार और शासन को फिर उस जमीन पर तालाब स्थापित करने का आदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वो अपनी स्तर पे एक जांच करा करके अपनी एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय को पेश करें। उस रिपोर्ट में जब जांच के बाद वो सारे तथ्य सामने आए तो उसमें स्पष्ट रूप से ये पाया गया था कि जो गाटा संख्या 215, 216 है, जो पूर्व में गाटा संख्या 70 व 77 थे, उन पर तालाब दर्ज था। तो ये बात एक साफ हो चुकी थी कि विराज कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो सरकारी ज़मीन थी जिस पे तालाब होना चाहिए था उस पर उनके द्वारा हाउसिंग और डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा था, जिसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि उक्त भूमि पर पुनः से तालाब को स्थापित किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद गले में फंदा फंसता देखकर अखिलेश दास गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर स्टे ऑर्डर ले लिया। अब भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। अब सवाल उठता है कि तालाब की जमीन पर कैसे बिल्डिंग बनाई गई, कौन कौन वो अफसर हैं जिसने डीपीआर बदलने में अखिलेश दास का साथ दिया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बिना जांच पड़ताल के कैसे नक्शा पास कर दिया। एलडीए ने जमीन अधिग्रहण करने से पहले क्यों नहीं जमीन की जांच की, क्यों तालाब की जमीन को साधारण जमीन समझ लिया गया। ये काम बिना लेखपाल, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। जरूर इसमें अफसरों ने अपना जमीर बेचकर अपनी जेबें गर्म की होंगी। जरूर अखिलेश दास गुप्ता ने अपने रुतबे और पैसे के बल पर इस काले कारनामे को अंजाम दिया होगा। जब तक इस मामले की सीबीआई जांच ना हो तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। नकली दस्तखत, हेरा फेरी में माहिर अखिलेश दास कब तक बचता रहेगा। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से ज्यादा दिन तक नहीं बच सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हां, तो अखिलेश दास गुप्ता के कारनामे इतने हैं जिनकी गिनती करना बेहद मुश्किल है। हर क्षेत्र में अखिलेश दास गुप्ता जमकर भ्रष्टाचार रहा, कानून को ठेंगा दिखाता रहा और बड़ी हैरानी की बात यह है कि अब तक वो कानून के शिकंजे से बाहर भी नजर आता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम एक बार फिर रुख लखनऊ का करेंगे। प्रिंस लेनिन साहब, मैं आपके पास आता हूं। जमीन में जिस तरीके से खेल करने की कोशिश की गई है, इससे पूरे मामले को आप देख भी रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये विराज कंस्ट्रक्शन किसके नाम पर है, कौन इसका ऑनर है? देखिए, ये विराज कंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं है, अखिलेश दास जी की कंपनी का ही एक उन्हीं की ही स्थापित हुई कंपनी है जिसके तहत ये हाउसिंग और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। और इसमें ये जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है उसमें साफ तौर पर आपको दर्शकों को भी अब ये पता चल चुका है कि किस तरह से सरकारी जमीन में हेर फेर की गई है प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से। आप डीपीआर अगर प्रस्तुत करते हैं, एलडीए से अप्रूवल लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो हैं, लेखपाल हैं और तहसीलदार हैं, उनके सबके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं कि किस जमीन पे आप क्या बनाने के लिए आपने प्रस्ताव दिया है, कौन से गाटा संख्या उसमें इन्वॉल्व है, वो गाटा संख्या पूर्व में हमारे अभिलेखों में किस गाटा संख्या पर दर्ज थे और उस पर क्या स्थापित था। तो ये सब चीजें जब न्यायालय ने इसमें जांच करके आख्या मांगी तो डीएम ने स्पष्ट तौर पर न्यायालय के सामने जो अपनी रिपोर्ट प्रेषित की थी उसमें ये साफ तौर से उल्लिखित था कि ये दोनों गाटा संख्या है 215, 216, वो पूर्व में 70 और 77 थे और दोनों पे वाटर बॉडीज एस्टैब्लिश थी। जी। तो जब अदालत ने पूछा कि इस पर वास्तविक स्थिति में, आज की स्थिति में क्या वाटर बॉडीज हैं, तो जवाब नेगेटिव में था कि वहां पे वाटर बॉडी नहीं है, कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। उस पर न्यायालय ने उनको
अविलंब उस पूरी जो वाटर बॉडी है उसको रिस्टोर करने के ऑर्डर्स दिए और साथ ही साथ इसकी पूरी वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया था कि आप पूरा उसको वाटर बॉडी को रिस्टोर कीजिए। दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। 70-77 में जहां तालाब हुआ करता था 215 216 घाटा संख्या में उसको बदलकर कह दिया गया कि यहाँ पर साधारण जमीन है। उसका न्यायालय का आदेश आया। पहली बात जानना चाहूंगा कि न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई क्या हुई है और क्या मामला सिर्फ इतना है कि अखिलेश दास गुप्ता ने ये घाटा संख्या बदलवाई है, यहाँ पर जमीन बदलवाई है, या फिर इसमें एलडीए के अधिकारियों की संलिप्तता कितनी रही है? क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी नहीं बनती? देखिए, इसमें दोनों की संलिप्तता है, इसीलिए इसकी पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई है अदालत के सामने। अदालत ने इसमें प्रथम दृष्टया माना और ये पाया है कि जो सरकारी जमीन है और जो वाटर बॉडी है उसका दुरुपयोग किया गया है, उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन रेज किया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें जब आरोप ये स्पष्ट हो गए तो कोर्ट ने उसको अविलंब रेस्टोर करने के आदेश दिए और जो दूसरा पार्ट था इन्वेस्टिगेशन का वो विचारणीय था। तब तक का इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एक पक्षीय एक स्टे ऑर्डर प्राप्त किया गया और उसके जरिए यहाँ पे हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है वो लंबित हो गई। तब से लेकर के आज तक इसमें जो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे जो प्रभावी चल रहा है तब तक के लिए इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें आश्वासन है कि अगर आगे इसमें जो हाई कोर्ट की अपनी जो कार्रवाई रहेगी तो वो सीबीआई जांच की तरफ अवश्य जानी चाहिए। चलिए, आश्वासन है सर, हम उम्मीद करते हैं कि आश्वासन बेहतर चीजों में तब्दील होगा। राकेश तवलियाल जी बड़े वर्सेटाइल नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अखिलेश दास गुप्ता, कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए, हर उसमें महारत हासिल है उनको और इतने बड़े कारनामे किए हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कहां से शुरू है कहां से खत्म है। इतने सारे केसेस हो चुके हैं। मर्केंटाइल बैंक की बात कीजिए, बीआई की बात कीजिए, कंस्ट्रक्शन यहां पर बात कीजिए, मॉलेस्टेशन के चार्जेस की बात कीजिए, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। हर एक में जांच की बात है, हर मामला कोर्ट के सामने है, निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, लेकिन हालात जस के तस है, बदलाव कुछ नहीं है, चीजें वैसी उतनी ही स्मूथ तरीके से चल रही हैं। आखिर क्यों? देखिए, वो उनका रुतबा ऐसा है कि एक तो जो पॉलिटिशियन आदमी होता है वो हर जगह अपने संपर्क बना के रखता है। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपने काफ़ी इसका खुलासा किया है। इतना पहली बार शायद इस तरह से खुलकर चीज़ें सामने आई हैं। मुझे लगता नहीं कि आज से पहले कभी अखिलेश दास गुप्ता के बारे में किसी ने इस तरह से खुलकर उनकी कारगुजारियों को ऐसे उजागर किया हो। तो अब मुझे लगता है कि प्रशासन है, नई सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है और ईमानदार सरकार कह रही है, दावा है कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो जो जहाँ गड़बड़ियां खामियां हुई हैं वहां पर यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। और खेल के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि खेल मंत्रालय के पास इनकी जांच का मामला है तो खेल मंत्रालय को उसमें पहल करनी चाहिए और तुरंत इनसे सवाल जवाब किए जाने प्रत्यक्ष चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि रसूख वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, कानून नियम कायदे तमाम चीजें घुटने टेक देती हैं। ये तो देखिए दिखाई दे रहा है चीजें, और हिंदुस्तान में हमारे देश के अंदर ऐसी चीजें होती रही हैं जिन पे कि अब रोक लगाने का वक्त यहाँ पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलों को भी एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करने में जुटे हैं और बाकी खेल यानी उम्मीद की जो बात आप कर रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया जो कायम है, भरोसा किया जा सकता है कि अब नई सरकार जो बदली है कम से कम वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगी और जो जिस लायक है यानी कि जिसने करतूत की है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। भरोसा इतना जरूर करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप इंडियन मर्केंटाइल बैंक के कर्मचारी रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस बैंक की आड़ में सारा ये खेल चलता रहा, कौन कौन लोग इसमें लिप्त रहे हैं, किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर हुआ करते थे, कैसे एक खाते से दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे? सर, बैंक में लिप्तता और फर्जीवाड़ा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम लोगों को बेवजह वहां से निकाल दिया गया और जबकि हम लोगों को वहां से निकाला नहीं जाना था। मैं इस बारे में मैं चेयरमैन साहब से भी मिला जा करके, तो निकाला क्यों सर? हाँ, मैं नहीं जानता हूँ श्योर, बेवजह निकाला। पहले मैंने चेयरमैन से बात की तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सीओ जाने। ये सारा काम सीओ का है। मैं सीओ साहब से मिला तो सीओ साहब बोले कि ये मेरा नहीं है, ये वाइस चेयरमैन साहब जाने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाने। ठीक है, मैं चेयरमैन साहब से फिर दोबारा जाकर के मिला और पूछा उनसे कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तो 2001 की भर्ती थी वहां पे मेरी। जी। नहीं तो सर कुछ वजह आप लोगों को बताई गई है क्या? ऐसा रहा या फिर कुछ करने के लिए कहा गया? कोई वजह नहीं सर, कोई वजह नहीं बताई गई, कोई वजह ही तो नहीं बताई गई, ना कोई दोष हम लोगों पे लगाया गया। दिन भर हम लोगों ने नौकरी करी और शाम को हम लोगों को बुला करके लेटर पकड़ा दिया गया कि आप कल कितने ऐसे एम्प्लॉय थे लक्ष्मीकांत जी, कितने ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्हें अचानक बाहर का रास्ता दिखाया गया? सर 39 सर 39 लोगों को
किसी संस्था से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, किसी बैंक से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वजह नहीं बताई जाती, या आपको अटपटा खुद नहीं लगता है कि आखिर मंशा क्या थी? कोई वजह नहीं बताई गई। आप लोगों से कुछ कहा जाता था, किसी अनैतिक काम का दबाव बनाया जाता था क्या? अनैतिक काम का सर हम लोगों पे कोई दबाव नहीं बनाया जाता था। हम लोग छोटे कर्मचारी थे, हम लोग अपने काम से काम रखते थे। लेकिन सर हम लोगों का घर परिवार इसी से चलता था। ठीक है। आज हम लोग बेकार हैं जी, और कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ बिल्कुल नहीं सर, आ आपकी आवाज उठनी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल अराजकता है यहाँ पे। प्रिंस अनिल साहब, बात हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि नई सरकार बनी है, लेकिन बात सिर्फ सरकार बदलने तक सीमित नहीं है। अखिलेश दास के जो कारनामे हैं वो ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में सरकार बदलती रही है और इनकी संपत्ति भी वैसे ही बढ़ती रही है, यानी कमियां हर जगह रहती हैं, कारनामे भी बढ़ते अगर राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे हमने कहा कि एक प्रत्यक्ष उदाहरण है भाई कि तमाम नियम कायदे घुटने टेक देते हैं, न्यायपालिका के क्या पास ऐसे अधिकार रहते हैं? जानना चाहता हूं मैं आपसे कि ऐसे लोगों पर सीधा अंकुश लगाया जा सके बिना सरकार को बीच में रखे। बिल्कुल, देखिए बीसीसीआई की जो कार्यवाही हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो इसका सबसे पहला और बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई भी खेल संघ हो या कोई भी ऐसा संघ हो जो जनता के साथ सीधे तौर पे जुड़ा हो और जन कार्य करता रहता हो, वो न्यायालय की परिधि से अपने को बाहर नहीं रख सकता। प्राइवेट बॉडी का क्लेम लेकर के कि वो न्यायालय की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है, स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए कोई कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट नहीं इशू कर सकती है, ये इन सारे बातों को अब लगाम लग चुका है। जैसे इनका खेल संघ चल रहा है, जिस तरह से इन्होंने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है, जिस तरह से इन्होंने बैंकिंग में के सेक्टर में गंभीर घोटाले किए हैं, नोटबंदी के दौरान तमाम धांधलियां की हैं, इन सबकी विस्तृत जांच आवश्यक है। अविलंब इनके इसमें आर्बिट्रेटर्स बैठाए जाने चाहिए, चाहे वो खेल संघ हो, चाहे वो बैंक हो, सब में इनके खातों को सील होनी चाहिए, इनके खातों की विस्तृत जांच होनी चाहिए कि किन किन व्यक्तियों के नाम पे यहाँ पे नोट बदले गए, किन किन व्यक्तियों के नाम पे लोगों को लाभ पहुंचाया गया, किन किन महिलाओं का शोषण हुआ है, कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, कैसे इन्होंने मेरिट को ओवरलुक किया है और किस तरह से इन्होंने मनमाने तरीके ये से अलग अलग चीजें हैं। प्रिंस जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे कुछ चीजों को लेकर। एक जो खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट की हम लोगों ने बात की कि जब नॉमिनेट किया जाता, खुद का सर्टिफिकेट वहां पर दाखिल किया जाता है, कुछ और चीजें होती है, लेकिन बीआई के रिकॉर्ड में कुछ और उनकी डेट ऑफ बर्थ निकल कर आती है। अधिकारियों की उम्र की हमने बात की कि 70 साल उम्र वहां पर लिमिट दी गई है, 84 साल तक के लोग वहां पर मौजूद हैं। अब हमने बात की कि उसके बाद जो लड़कियों के साथ, जो महिला खिलाड़ियों के साथ तमाम चीजें हुई हैं। अगर ये बात करते हैं जो विराट कंस्ट्रक्शन वाली बात है, जहां पर कि तालाब की जमीन को साधारण जमीन बनाया जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश आया, उसके बाद अखिलेश दास खुद को फंसा देकर सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे ऑर्डर ले आए। अखिलेश दास तो खुद बचे ही बचे स्टे ऑर्डर की आड़ में, लेकिन जो लेखपाल थे या जो और अधिकारी थे उन तक भी कानून के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बेबसी जो रहती है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? जानते हम सब कुछ है, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। देखिए, न्यायालय में ये एक बात सत्य है कि किसी चीज को बहुत खींचने के प्रयास किए जाते हैं, कार्रवाइयों को लंबा चलाने की कोशिश की जाती है। जो रसूखदार लोग होते हैं वो इस तरह के फन में महारत हासिल रखते हैं कि कैसे कहां से किन प्रोसीडिंग्स को उलझा के रखा जाए। लेकिन अंतोगत्वा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जब न्यायालय का जो फैसला आता है वो तथ्यों पे ही रहता है और वो सत्यता के आधार पे रहता है, और उससे नहीं तो प्रिंस लेने साहब, क्या तथ्यों में कमी, जैसा आप बता रहे हैं कि क्या तथ्यों में कमी आपको नजर आती है? आप तो ये जो जमीन वाला पूरा मामला है, इसको लगातार इस पर आपकी नजर बनी हुई है, और आपने जिस तरह से बताया कि डीपीआर में संशोधन कर ये जमीन हड़पी गई है, तो क्या कुछ डीपीआर में संशोधन किया गया था? डीपीआर में संशोधन नहीं, हेरफेर की गई थी। देखिए, जो गाटा संख्या 215 और 216 इन्होंने एक सिंपल लैंड दिखाया था कि वो एक साधारण भूमि है, जबकि वास्तव में वो 71 और 77 नंबर की पूर्व की एक वाटर बॉडी थी, तालाब था, वाटर चैनल था, और एक पास में सड़क थी जो ग्राम समाज की सड़क थी। ये इन सारी जमीनों को इन्होंने एक 215 216 में दर्शाते हुए उसके ऊपर उन्होंने डीपीआर प्रस्तुत किया कि इस पे इनके जो बीबीडी ग्रीन्स जो भी होम सिटी है इनकी वो बननी है।
उसकी स्वीकृति एलडीए के द्वारा इनकी मिली बिल्कुल भगत सर, से मामला और बेहद पेचीदा है प्रिंस लेनी साहब यहाँ पे, और हमारी मिली कोशिश भगत ये से। है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहते हैं उनको लगातार पर्दाफाश करते रहें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का ये मामला हो, डीपीआर बदलवाने का मामला हो, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत जो तमाम चीजें की गई हैं, जो फर्जीवाड़ा की गया है, चाहे उसका मामला हो, हर चीज को हम लगातार बेनकाब करते रहेंगे। अनामिका श्रीवास्तव आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बैंक का जब मामला आता है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नियम के विरुद्ध वहां पर होती रही हैं? जैसे बिना किसी साइन के चेक से पैसा पास हो जाना, बिना किसी के ऑर्डर पे भी चेक इशू हो जाना, किसी जैसे मतलब ये सारे काम जो भी हैं ये सब ऊपरी अधिकारी के कहने पे होते हैं, और जब हम लोग नहीं करते हैं तो अगर नहीं करने के लिए मना कर दो या कुछ ऊंची आवाज करो तो कहेंगे नौकरी करनी है या नहीं करनी है। चले, बिल्कुल हम लगातार जिस तरीके से चर्चा भी कर रहे हैं और अखिलेश दास गुप्ता के काले कारनामों को सभी के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस तरह की काली कमाई करने वाले, इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले, खेल के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ आखिर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। विराज कंस्ट्रक्शन के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है, ऐसे लोग खुलेआम घूमते हैं। अखिलेश दास गुप्ता जो एक मर्केंटाइल नाम की एक बैंक बनाता है, इंडियन मर्केंटाइल बैंक, और उसके नाम पर लाखों करोड़ों अरबों का फर्जीवाड़ा किया जाता है, ऐसे लोगों पर आखिर शिकंजा क्यों नहीं कस पाता है। खेल के साथ खिलवाड़ होता है, महिला खिलाड़ियों के साथ जाति करने की कोशिश की जाती है, उनके करियर को चौपट करने का प्रयास किया जाता है। और अनंत बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आरबीआई तक इस बात को जब स्वीकार कर लेता है कि नियमों को धत्ता बनाया जा रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे लोगों को बाहर करने का रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने पद पर बने रहते हैं और ये फर्जीवाड़ा चलता रहता है। आनंद, बिल्कुल सही बात है आपकी अक्षय, और बहुत हैरानी ये चीजें होती हैं। तमाम सबूत हमारे सामने हैं, खिलाड़ी खुद सामने आकर ये कहते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या गलत चीजें हो रही हैं, शिकायत वो करने की कोशिश करते हैं तो उनके खेल को प्रभावित करने की कोशिश किया जाता है। अपने जो घर के बच्चे हैं, जो लड़कियां, उनको विदेश दौरे पर भेज दिया जाता है, फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं, गलत कारनामे लगातार किए जाते हैं, फर्जीवाड़ा किया जाता है। डिमोनेटाइजेशन के दौरान खुद की बैंक बनाकर उस बैंक से 3000 2000 फर्जी आइडिया कर पूरा हेरफेर किया जाता है। आरबीआई की निगाह वहां पर जाती है कि उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाती। बहुत हैरत अंगेज ये तमाम चीजें हो जाती हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा राकेश जी, क्या वजह इसके पीछे देखते हैं? हर घटना सामने है, हर फर्जीवाड़ा सामने है, तमाम सबूत सामने हैं, जो भुक्तभोगी हैं वो सामने हैं, गवाह सारे सामने हैं, सबूत सारे सामने हैं, उसके बावजूद भी नहीं। देखिए, अब जांच की जो प्रक्रिया है ना, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। पहले तो इनिशिएट होकर भी जांच इसके ऊपर होगी। जैसा मैंने बताया कि अभी जो सिलेक्शन को लेके सीबीआई के पास जांच गई, सीबीआई ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दे दी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपना ठीक है कार्रवाई करती रहेगी। लेकिन एक कदम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे की वजह से ये उठाया कि बैडमिंटन के लिए अपर्णा पोपट जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनको ऑब्जर्वर बना दिया कि भाई अब बैडमिंटन के खिलाड़ी चाहेंगे तो उनसे शिकायत कर सकते हैं, वो कैंपों में भी जाएंगी, वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में भी बैठेंगी और 72 घंटे के अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भी देनी है कि भाई यहाँ पर क्या ये सिलेक्शन सही ढंग से हुआ नहीं हुआ, तमाम चीज़ों पे वो टीम के साथ ट्रेवल भी करेंगी अगर टीम कहीं जाती है तो, ताकि व्यवस्थाओं को सब देख सकें। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा वॉचडॉग ये ऑब्जर्वर रहेगा जिसमें कि खिलाड़ी जाके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और इन अधिकारियों के ऊपर अगर ये जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये पूर्व खिलाड़ी हैं, ओलंपियंस हैं, इनको खेल मंत्रालय ने लगाया, अगर अपर्णा पोपट इनके प्रभाव में नहीं आती है बैडमिंटन अधिकारियों के, तो मुझे लगता है कि वो अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगी। चलिए, यानी आपको इस बात की उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद कुछ तस्वीर सुधर सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है अखिलेश दास गुप्ता जैसे लोगों के पर कतरना, जो कानून को धत्ता बताने की कोशिश करते हैं, नियम कायदों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। और हम लगातार अखिलेश दास गुप्ता के काले कारनामों को आम जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन में बैठे लोगों तक हम ये तमाम सबूत भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 5000 ऐसे सबूत हैं एपीएन न्यूज के पास जो अखिलेश दास गुप्ता के खिलाफ हैं। बीआई में करोड़ों रुपए डकारने के आरोप लगते हैं, एसोसिएशन में अनैतिक काम करने का आरोप लगता है, खिलाड़ियों के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, सिलेक्शन के नाम पर सौदेबाजी करने की कोशिश की जाती है, सरकारी जमीन पर नियमों में हेरफेर कर उस पर अपनी बेईमानी की इमारत खड़ी कर दी जाती है। और अनंत बड़ी हैरानी की बात यह है कि डीपीआर में संशोधन भी होता है, सरकारी जमीन में बिल्कुल अक्षय, बहुत छोटी फहरिस्त है जो अखिलेश दास की अभी तक हम लोगों ने बताई है। तकरीबन 5000 सबूत हमारे पास और हैं जिसका खुलासा हम लगातार करते रहेंगे। बेनकाब की कड़ी दर कड़ी हम लोग परत दर परत आपके सामने तमाम चीजें लेते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि आप तमाम लोग भी सजग रहें और अगर आपके सामने
कोई भी ऐसी चीज आती है जहां पर आपको लगता है कि नियम के विरुद्ध कोई चीज है, तो यह मंच आपके सामने है। सीधे आप हम तक पहुंचकर वो तमाम चीजें रख सकते हैं। जनता की आवाज को सामने रखना और ऐसे लोगों को सामने उजागर करना, यही मकसद हम लोगों का है। बिल्कुल, जो हमारे साथ इतना ही हमारे साथ होगा, कड़ी दर कड़ी लगातार एक खास पेशकश आपके सामने हम लोग बिल्कुल सभी खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आपने खुले मन से सारी बातें सामने रखी हैं कि किस तरह से खेल के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा, किस तरह से बैंक की आड़ में फर्जीवाड़ा किया जाता रहा और कैसे सरकारी जमीन पर नियम कायदों में हेरफेर करके उस पर बेईमानी की इमारत खड़ी की जाती रही है। परत दर परत हम आपके सामने रखते रहेंगे और अगली बार जब हम आपके सामने मौजूद होंगे तो अखिलेश दास गुप्ता के कारनामे की कुछ और कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। और तकरीबन 5000 सबूत हैं अखिलेश दास गुप्ता के खिलाफ। यानी ये कह सकते हैं कि अखिलेश दास गुप्ता के लिए ये ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो आपको बता दें कि हम अखिलेश दास के हर कारनामों को तब तक बेनकाब करते रहेंगे जब तक खेल के खलनायक का असली चेहरा सबके सामने नहीं आ जाता। तब तक हम हर कड़ी को खोलते रहेंगे जब तक खेल से गंदगी दूर नहीं हो जाती, और तब तक हम कलम की तलवार से वार करते रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिल जाता। हम अखिलेश दास की जालसाजी का पर्दाफाश करते रहेंगे जब तक निवेशकों के पैसे का हिसाब हमें मिल नहीं जाता। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।